Hello dear students, welcome to Ravi Sir's coaching classes. In this lesson, we are going to study about Indian economy on the eve of independence. This is a really an interesting topic for class 12th CBSE board and class 11th J&K board. Plus this topic is really important so far Indian economy portion for various competitive exams whether JK SSB, JK PSC or UPSC exams are concerned. This is really an important topic so far the competitive exams are concerned. So let's begin. As you know, India as a country, it was a rich country before colonial rule. During the time of 1600, East India Company came to India as traders. Afterwards, जब उन्हें यहाँ का सारा कल्चर स्टडी किया, यहाँ का जो भी कुछ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसको समझा, यहाँ की पॉलिटी को समझा, उसके बाद उन्होंने चाहा हम इंडिया के साथ ट्रेड करें, तो बाज़ाब्ता उन्होंने ट्रेड की शुरुआत कर दी. तो विद टाइम जो ट्रेड है उन्होंने ट्रेड को छोड़ के टेरिटरी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया एंड दे बिकेम द रूलर्स. तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट हमारी भी थे, तो फाइनली दे बिकेम रूलर्स. तो यू नो ब्रिटिश रूल जो था इट लास्टेड फॉर एटलीस्ट 200 ईयर्स. 200 सालों तक ब्रिटिश रूल इंडिया पे रहा है. जो इंडिया था उसको सोने की चिड़िया कहते थे उस टाइम से पहले. इंडिया जो था इट वाज सेल्फ रिलायंट, इट वाज रिच इन एवरीथिंग, इट वाज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकलती थी, जैसे वी हैव स्पाइसेस, वी हैव कॉटन, वी हैव मसलिन जो ढाका से निकलता था, क्लॉथिंग के लिए यूज़ होता था. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी थे या बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें थी, प्रीशियस मेटल्स थे जो ब्रिटिश ने यहाँ पे देखे, उनको लगा वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया. तो धीरे धीरे वो यहाँ पे हमारी जो कंट्री है उस पर उन्हें कब्जा करना स्टार्ट कर दिया. तो इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी उस टाइम पे. तो जब हम पहले देखते हैं यहाँ पे इंडिया में लो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा लो था. हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं था, जस्ट ना इट वाज जस्ट कुछ भी नहीं, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि जो ब्रिटिश थे ना दे वर फोकसिंग ऑन देयर ओन इंडस्ट्रीज़. वो इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते थे. उनके लिए इंडिया खाली एक रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर था. यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेना अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए. जैसे उनको कुछ मैन्युफैक्चर करना होता था, जैसे बोलेंगे उनको मैन्युफैक्चर करना था कॉटन क्लॉथिंग, तो उनको सस्ते दामों पे इंडिया से कॉटन लेते थे, फिर उसको वहाँ पे प्रोड्यूस करते थे, बनाते थे, देन दे वर सेलिंग दैट कमोडिटी. ठीक है, जो भी कॉटन से क्लॉथिंग बनाते उसको इंडिया में बेचते थे एंड दे वर अर्निंग प्रॉफिट, या अदर पार्ट्स में बेचते थे, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे वो. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लो लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी किस वजह से थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ठीक है, ब्रिटिश. तो यहाँ पे हम देखेंगे बिफोर कॉलोनियल रूल मैंने आपको कहा इंडिया जो था सेल्फ रिलायंट था, इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिंग थी. दैट्स वाई जो ट्रेडर्स थे, दैट्स वाई जो भी कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास था या जो इकोनॉमिस्ट्स थे या जो भी हम देखें सेलर्स थे, सारी सबकी नज़र इंडिया पे ही थी बिकॉज इंडिया वाज द रिच कंट्री ड्यूरिंग दैट टाइम. तो यहाँ पे देखेंगे आप पहले एग्रीकल्चर सेक्टर. यू नो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी. जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर प्लेज एन डोमिनेंट रोल. एग्रीकल्चर का रोल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो एग्रीकल्चर है ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है सो फार इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कंसर्न. जब तक हम प्राइमरी सेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे हम सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर पर नहीं आ सकते. तो यहाँ पे हम आपको एक बात क्लियर करेंगे, जो भी इकोनॉमी होती है कोई भी, वहाँ पे इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं हमारे. एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर या जिसको हम सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं. सीधी सी बात है, जब तक हम प्राइमरी सेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को डेवलप नहीं कर सकते. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश जो इंडियन एग्रीकल्चर था इट वाज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स. क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो पर्टिकुलर क्रॉप्स पे फोकस्ड थे क्योंकि उनको यहाँ से रॉ मटेरियल निकालना था. दे वरंट कंसर्न फार्मर को क्या हो जाएगा, फार्मर का इनकम कितना है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, उस पर उनका फोकस नहीं था. उनका खाली फोकस क्या रहता था, वो रहता था खाली, ठीक है, रॉ मटेरियल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट करें.
तो उस टाइम इंडिगो की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती थी, उस पर फोकस करते थे। तो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में पहली जो प्रॉब्लम थी ड्यूरिंग टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, दैट वाज लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। या जब इंडिया आज़ाद हो गया तो 1947 15 अगस्त जब हम आ गए, उसके बाद में हमारी इकोनॉमी जो थी, जो पहली प्रॉब्लम थी दैट वाज लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी कैसे कम होगी, दिस इज़ द क्वेश्चन। प्रोडक्टिविटी कम होती थी क्योंकि जो फार्मर था उसका माइंड सेटअप काफ़ी बैकवर्ड था, उसके पास बैकवर्ड टेक्निक्स थी जो वो यूज़ करता था। मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्निक्स हम यूज़ नहीं करते थे। जब हम आगे जाएंगे ना, ग्रीन रेवोल्यूशन पे आ जाएंगे, 1960 एंड 70s में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, तो उस पर हम बात करेंगे फिर इंडिया में कैसे आ गया, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी थी ये बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो लेवल्स की निकलती थी। जो पर हेक्टेयर लैंड था बहुत, लेकिन वहाँ से प्रोडक्टिविटी कम आती थी क्योंकि हमें फार्मिंग की टेक्निक्स, हमें फार्मिंग में इनोवेशन, हमें फार्मिंग में मशीनरी, हमें फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, उसका कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, सर बोल रहे हैं फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना। जब हम उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो आगे जाएंगे हम आएंगे एक टॉपिक पे जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आज हम ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि फिर हमने ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई। मॉडर्नाइजेशन भी एक साइड से प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी निकलती थी। इसके बहुत सारे रीजंस थे प्रोडक्टिविटी क्यों लो थी। फार्मर जो था उसका माइंड सेट बैकवर्ड था, प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट जो था इकोनॉमी बैकवर्ड थी, तो गवर्नमेंट भी कुछ मतलब नई मेथड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाता था। मशीन्स बाकी ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, या फार्मर के लिए डिफरेंट स्कीम जो आज गवर्नमेंट ने लाई वो अवेलेबल नहीं थी। सेकेंड वाज हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। जो इंडिया था ना, इंडियन फार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था बिकॉज हम सिर्फ डिपेंड थे मानसून्स पे। इंडियन फार्मिंग इज़ स्टिल वी कैन से, आज भी है, तो उस ज़माने पे बहुत ज़्यादा थी। इट वाज गैम्बल ऑन द मानसून्स, ये मानसून्स पे डिपेंडेंट थे। अगर बारिश ही नहीं हुई तो हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। एंड जब पानी नहीं होता था तो इरिगेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता था, एंड जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम निकलती थी या कभी निकलती भी नहीं थी। इट वाज वल्नरेबल, ठीक है। तो उस वजह से भी एक प्रॉब्लम थी बिकॉज इरिगेशन जो है ना वो डेवलप नहीं हुआ था। अच्छी फैसिलिटीज़, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे हम सीधे डिपेंडेंट थे रेंस पे। अगर रेंस नहीं आए वक्त पे, मानसून्स नहीं आए, तो हमारे जो क्रॉप्स है वो नहीं निकल पाते थे। तो इट वाज वल्नरेबल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश के बाद 1947 के बाद भी ये प्रॉब्लम चलती रही। आज भी ये प्रॉब्लम है इंडिया में स्टिल के हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक्सक्लूडिंग फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, यूपी, उसको छोड़ के जो भी कुछ स्टेट्स हैं ना, वहाँ पे अभी भी ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर बारिशें नहीं होंगी तो क्रॉप्स नहीं आ जाती, उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यू कैन सी सुसाइड ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। उसके बाद है वेज बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स। जो ऑनर्स ऑफ सॉइल होते थे एंड टिलर्स होते थे, पहले आपको यहाँ पे एक बात समझनी है। ऑनर्स ऑफ सॉइल कौन होते थे? जो फार्मर था उसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, ही वॉज वर्किंग ऑन द लैंड एज ए टिलर, ठीक है। तो ऑनर दूसरा होता था जिसको हम ज़मींदार कहते थे, ठीक है। वो उसको लैंड देता था, उसको बोलता था चलो आप इस पे काम करो, ठीक है। तो वो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करता था, लेकिन उसको कुछ मुआवजा नहीं मिलता था जितना उसको चाहिए था। दैट वाज द प्रॉब्लम, ही वाजंट गेटिंग द एम्पल वट एवर ही नीड्स। तो हम कह सकते थे सब्सिस्टेंस, जस्ट अ मेयर सब्सिस्टेंस उसको मिलता था। सब्सटेंस का मतलब होता है जितना उसको चाहिए ना जीने के लिए, रूखी सूखी जिसको हम कहते हैं, उसको खाली वही मिलता था। तो दैट वाज आल्सो द प्रॉब्लम। एंड जो ऑनर होते थे ना, दे वर एंजॉइंग डूइंग नथिंग बट दे वर एंजॉइंग द थिंग्स, दिस वाज द थिंग। तो वेज था, गैप था बिटवीन ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स। फिर धीरे धीरे हमने रिफॉर्म जब की एग्रीकल्चर में, देन टिलर जो थे उनको ऑनरशिप राइट्स दी गई। जब आपका अपना चीज़ होता है कोई भी, तो यू विल वर्क हार्ड फॉर दैट, ठीक है। तो आप अपने कैरियर को भी अपना समझो, तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे। हमें लगता है ये मेरा कैरियर नहीं है, किसी और का है, मेरे पेरेंट्स का है, किसी और का है, दैट्स वाई वी डिडंट वर्क हार्ड फॉर दिस, बट दिस नॉट रियलिटी। रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। रियलिटी डिफरेंट है।
दिस इज़ योर ओन कैरियर, ये आपके फ्रेंड्स का नहीं है, आपके पेरेंट्स का नहीं है, आपकी सोसाइटी का नहीं है। ये मत सोचो व्हाट सोसाइटी सेज, खाली ये सोचो मुझे क्या करना क्या है, देन वर्क हार्ड फॉर दैट। तो उसके बाद और एक प्रॉब्लम थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जो ब्रिटिशर्स थे तो उन्हें यहाँ पे सर्वे करके एक सिस्टम डेवलप किया था जिसका नाम है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आपने पढ़ा होगा ज़मींदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम एंड महालावरी सिस्टम, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवेल्स जो थे उसने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड मैकेंजी जो थे उसने फिर दूसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, महालावरी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, रोयतवारी सिस्टम, ठीक है। लॉर्ड मैकेंजी या थॉमस मैकेंजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम डेवलप किया गया था उस टाइम पे। इसका मोटिव क्या था, ये सिस्टम क्यों डेवलप किया गया था? मोटिव था कि फार्मर जो है हमारी क्लचेस में आए, ठीक है। एक ज़मींदार था जिसको रेंट पे ज़मीन देते थे ब्रिटिश, उसके बाद उसको बोलते थे चलो आप जो भी गाँव के किसान हैं उनसे आप काम करवाओ इस ज़मीन पे, ठीक है। तो उनको वहाँ पे काम करना पड़ता था, वो रेंट देता था ब्रिटिश को, ठीक है। तो वो भी चाहता था मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, बिकॉज उसको पहले जब ये सिस्टम था उसको बोला जैसे एग्जांपल आपको 1 लाख देनी है, ठीक है, 1 साल बाद, वो चाहता था मैं 10 लाख प्रोड्यूस करूं। तो फाइनली कौन जो था फार्मर, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था ये बहुत ही बैकवर्ड था, हम ये कह सकते हैं। जब हम इंडिपेंडेंस के बाद हमें इकोनॉमी मिली, ठीक है, जब हमारे पास इकोनॉमी आई ना, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। आज भी हमें प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम ये नहीं समझते एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन अनटिल अनलेस प्राइमरी सेक्टर कांट गेट डेवलप। जब तक प्राइमरी सेक्टर डेवलप नहीं होगा तब तक जो हमारा सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स हैं वो कभी डेवलप नहीं होंगे। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, जो इसके बाद में का लेसन है उसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। होप आपने लेसन को अच्छे से समझा होगा। Subscribe to my channel and press the bell icon instantly to get updates.